इनके तमाम मंत्रियों की लिस्ट आई है। खुल के अब नियम बन गया है, जिसके बाप के पास जेब में पैसा है कि नौकरी उसी को मिलेगी जो चड्डी वाला हो। दिमाग से कोई मतलब नहीं, डिग्री से कोई मतलब नहीं, पढ़ाने की क्षमता से कोई मतलब नहीं, विद्यार्थियों और शिक्षा के प्रति ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं, बस चड्डी पहनते हो या नहीं इसी से मतलब है, और कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं ये शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। मैं कहता हूं ना भाई, भगवाकरण नहीं, ये घटियाकरण कर रहे हैं शिक्षा का। थर्ड रेट लोगों को शिक्षा में लाया जा रहा है। ऐसे लोग जो कहीं कॉलेज में पढ़ाने लायक नहीं है, उनको यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी देश की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। सचमुच ईमानदारी से बताता हूं, शिक्षा को मैं भी जानता हूं, खुद यूजीसी में रहा हूं। इन लोगों को किसी कॉलेज में अध्यापक होने की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जिनको देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर आज बना के रखा हुआ है। ये इस देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने की नीयत है। और जब शिक्षा व्यवस्था तबाह होती है तो क्या होता है? दिन रात भारतीयकरण, भारतीय सभ्यता, भारत में ये होगा, भारत का उत्थान। सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस देश की यूनिवर्सिटीज को पढ़ने लायक छोड़ा नहीं, और इन्हें पता है, इसलिए अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं। आपके मेरे बच्चे सड़े यहां पे, यहीं पे रहें और किसी भी नौकरी के काम लायक न बचें, ये व्यवस्था है। ये सबसे बड़ा लीक है इस शिक्षा व्यवस्था का। और मैं समझता हूं ये जो आंदोलन आपने शुरू किया है, ये इस बड़ी लीक का सवाल उठाएगा। और आपको आज से 15 साल पहले भी जब यहां आंदोलन हुआ था, मैं जानता हूं उसके बारे में बहुत समीक्षा हुई है, बहुत लोगों को मन में उसके सपने भी आते हैं, कई लोगों को उसका भूत भी नाचता है। तब भी मैंने कहा था, मैं आज भी कहता हूं, क्योंकि लोग अक्सर मेरे को कहते हैं अरे आप तब आए थे, तब ये हुआ, तब वो हुआ, ये गड़बड़ हुई, वो गड़बड़ हुई। मैं एक बात कहता हूं, जब भी लोकतंत्र में जनता किसी सही मुद्दे को लेके खड़ी हो, आपको सत्ता के साथ नहीं जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। ये उसूल 15 साल पहले भी था, यही उसूल आज भी है। आज इस देश में हर तरह की आवाज को बंद करने की कोशिश हो रही है। इस सरकार का सपना है कि ये विपक्षहीन कर देंगे इस देश को। आपके साथ भी यही खेल खेलेंगे। आपके साथ शुरू में नरमी बरती, हो सकता है आपको अच्छा लग गया हो, लेकिन बाहर वालों को बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं नहीं इनके साथ तो बड़ी नरम है सरकार। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा दिन हो लेने दो, इनको भी समझ आ जाएगा, दुनिया को भी समझ आ जाएगा कि जो सचमुच विरोध के लिए खड़ा रहेगा, खड़ा होगा, अड़ा होगा, लड़ेगा, उसके साथ सरकार क्या बर्ताव करेगी आने वाले दिनों में सबको पता लग जाएगा। तो सरकार चाहती है कि विपक्ष ना रहे। बाकी राजनीतिक बातें मैं नहीं करना चाहता, आप सब देख रहे हैं क्या हुआ। तृणमूल कांग्रेस से सागरिका जी हैं, इनकी पार्टी के साथ क्या क्या खेल हुआ है पूरा देश जानता है, क्या कुछ रोज खेल हो रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में जब किसी राजा को, जब किसी शासक को अहंकार हो जाता है तो उसे लगता है कि बस अब विरोध का नामो निशान भी खत्म कर दिया जाए। आज इस देश में विपक्ष को खत्म करने की साजिश चल रही है। वो कहते हैं कांग्रेस विहीन भारत, नहीं, कांग्रेस विहीन नहीं, ये विपक्ष विहीन भारत बनाना चाहते हैं। मगर एक आपको बात बता दूं, आप में से कई मेरी उम्र के भी हैं, सफेद बाल वाले भी मेरे को कई दिख रहे हैं। आपने इमरजेंसी भी देखी होगी, मैंने देखी थी। एक सबक याद रखिए, वैसे इमरजेंसी का बड़ा जोर शोर से श्राद्ध करते हैं ताकि आज जो हत्या कर रहे हैं वो आपकी निगाह में ना आए। इमरजेंसी का श्राद्ध करो बड़ा बड़ा, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक सबक याद रखिए, जब भी कम से कम इस देश की मिट्टी में कुछ है, बाकी देशों का मैं नहीं जानता, इस देश की मिट्टी में कुछ है, अगर शासक इस देश को विपक्ष विहीन बनाना चाहता है,
विपक्षी पार्टियों को जेल में डालना चाहता है, उन्हें तोड़ना चाहता है, उन्हें खत्म करना चाहता है, तो ये देश विपक्ष विहीन नहीं होता। क्योंकि पार्टियों को आप तोड़ सकते हैं, पब्लिक विपक्ष बन जाती है उस दिन। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों। पब्लिक विपक्ष बन जाती है जब पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। आज फिर ये देश उसी मोड़ पे खड़ा है। आज फिर वही स्थिति है, शासक का अहंकार उसी चरम सीमा पे है, उससे पार है। आज वो स्थिति है जहां इस देश की तमाम पार्टियों को तोड़ने की, लोकतंत्र की हर आवाज खत्म करने की कोशिश हो रही है। और मुझे यकीन है कि ऐसे में इस देश की जनता विपक्ष के रूप में खड़ी होगी और उसकी शुरुआत यहां से हुई है। मेरी उम्मीद है कि तमाम विपक्षी पार्टियां यहां आएंगी और इस देश का विपक्ष विपक्षी पार्टियों से भी बहुत बड़ा है। तमाम जन संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, तमाम संगठन यहां आएंगे और इस आवाज को ऊंचा उठाएंगे। तमाम परिवारों की मांग नहीं है, वो भारत के भविष्य की मांग है इस देश की सरकार से। आप अपने आप को पार्टी कहते हो, मैं आपको पार्टी नहीं मानता, मैं आपको पब्लिक मानता हूं। ये पब्लिक का मंच है और पब्लिक के मंच पे राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनेता बहुत ज्यादा दिखाई दें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मेरे मन में संकोच था, भाई ये आपका मंच है, मेरे जैसे लोग बहुत ज्यादा दिखाई देंगे तो पब्लिक समझेगी ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मंच है, केवल राजनीति करने वालों का मंच है। मैं नहीं चाहता आपका मंच ऐसा बने। और आज भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपने अपने दरवाजे खोले हैं पार्टियों के लिए, बहुत अच्छा किया और बहुत जरूरी था ये, लेकिन मंच आपका रहे, ये मंच किसी और का ना बने, ये बेहद जरूरी है। तो इस संकोच के कारण मैं कई दिन से नहीं आया, तो माफी चाहता हूं मैं उसके लिए। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि मुझे याद है आज से 15 साल पहले भी मैं इसी मंच से बोला था। तब भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन था, एक और तरह के भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तब भी लगभग इतने ही लोग थे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। लेकिन एक फर्क था, तब जंतर मंतर बड़ा हुआ करता था, आज जंतर मंतर छोटा हो गया है। सिर्फ जंतर मंतर छोटा नहीं हुआ, पहले ये जो आपको पीले बैरिकेड दिख रहे हैं सब नहीं हुआ करते थे, दूर वहां एक्चुअल जंतर मंतर तक हम जा सकते थे। इधर भी, यहां नहीं, केरला हाउस और उसके आगे भी रहते थे हम। जंतर मंतर का छोटा होने का मतलब सिर्फ एक जगह का छोटा होना नहीं है, ये लोकतंत्र इस देश का छोटा हो रहा है। इस देश में आवाज उठाने की जगह छोटी होती जा रही हैं, हर शहर में हो रही हैं। आवाज उठाने की जगह छोटी होती जा रही हैं। विरोध तब भी था, पुलिस तब भी तंग किया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि आप लोगों को जंतर मंतर आने का कॉल दें और जो लोग कल आने वाले हैं उनको शाम को उनके घर पे जाके पकड़ लिया जाए। ऐसा नहीं होता था आज से 15 साल पहले, जो अब आपके साथ हुआ है। तो यहां मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने दोबारा जंतर मंतर को बढ़ाने की इस मुहिम को शुरू किया है। इस मंच का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे इस तरफ ये जो आयशा के साथी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, आपका भी मैं उतना ही धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने भी इस जंतर मंतर को बड़ा करने का बड़ा काम किया है। और जिस जिस संगठन ने इस देश में सड़क पे उतर के, चाहे वो NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, तमाम दूसरे और संगठन हो, आयशा ने भी ये कई जगह पे किया है,
जिस देश के जिस जिस संगठन ने सड़क पे उतर के इस सवाल को उठाया है, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए कि लोकतंत्र में सड़क और संसद का रिश्ता है। लोकतंत्र सिर्फ संसद से नहीं चलता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, इसलिए दोहरा दूं क्योंकि उनकी बात प्रधानमंत्री भी कभी कभी बोल देते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। सड़क और संसद का रिश्ता है। अगर संसद को उत्तरदायी बना के रखना है तो सड़कों को जिंदा करके रखना होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका कि आपने सड़क को जिंदा रखने की इस मुहिम को आगे बढ़ाया। धन्यवाद मैं सोनम वांगचुक जी का भी करना चाहता हूं। मैं अभिजीत भाई को तो नहीं जानता, लेकिन सोनम भाई को पहले से जानता रहा हूं और एक बात जानता हूं, ये आदमी किसी दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। ये लद्दाख वाली मिट्टी थोड़ा दिल्ली में आनी चाहिए भाई। थोड़ा अगली बार आप 1-2 किलो ले भी आना मिट्टी। ये आदमी -20 डिग्री में भी कर सकता है 20 दिन का अनशन। और सच कहूं, अगर शिक्षा के सवाल पर किसी को बोलने का हक है इस देश में, तो उसे नहीं जो परीक्षा पे चर्चा किया करता है। उसे शिक्षा का कुछ नहीं पता। सोनम वांगचुक को पता है कि शिक्षा क्या है। हक है इस आदमी को शिक्षा पे बोलने का। सोनम वांगचुक, वैसे एक छोटा अनुरोध कर दूं, उनकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से मान लीजिए। मैंने सीखा था अपने जवानी के दिनों में कि किसी जिंदा आदमी का नारा नहीं लगाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बात कि जो लोग महान बन जाएंगे। कभी कभी लोग, मेरा भी गलती से नारा लगा देते हैं, कभी कभार, ज्यादा नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, तो मैं ऐसे ही हाथ जोड़ देता हूं। भैया आजकल क्या है, नेताओं को इतना भी फुर्सत नहीं है। वो सोचते हैं कि जिंदा जी मेरी मूर्ति भी लग जाए। मैं कहता हूं भाई मरने का तो इंतजार कर लो, हो सकता है जनता मरने के बाद तुम्हें याद कर ही ले। तो इसलिए मेरा मानना है कि किसी जीवित व्यक्ति का नारा न लगाएं। जी 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 मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता भाई। देखो ना, पहले ये नहीं हुआ करता था कि जीते जी अपने नाम स्टेडियम करवा लिया, ऐसा नहीं होता था। जिंदा है भाई, थोड़ा तो भरोसा करो। 2-4 नहीं, आपको करोड़ों लोग वोट देते हैं, उनमें करोड़ों में लाखों तो कम से कम याद रखेंगे। थोड़ा तो दुनिया पे भरोसा करो। जीते जी स्टेडियम, जीते जी मूर्तियां, क्या जरूरत है इस चीज की। तो लोकतंत्र को बचा रखने के लिए हमें लोकतंत्र की कुछ मान्यताएं बना के रखनी होंगी। मैं यहां पे उन तमाम संगठनों की तरफ से बोलना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने मंच को इस देश की तमाम पार्टियों के लिए खोला। आपने इस मंच पे किसान नेताओं को बुलाया। आपसे जो बात हुई है, आप किसान संगठनों को, मजदूरों के संगठन को, इस देश में संघर्ष करने वाले तमाम संगठनों को आप आमंत्रित करना चाहते हैं इस मंच पे। बहुत खुशी की बात। और आज मैं यहाँ पे ऐसे ही तमाम संगठनों की तरफ से कहने आया हूं कि सवाल सिर्फ कुछ परीक्षा में लीक का नहीं है। परीक्षा का लीक होना तो इस पूरी व्यवस्था के लीक होने का एक प्रमाण है छोटा सा। ये सारा सिस्टम लीक करता है। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पैसे वालों के हाथ में दे दिया गया है। पहले भी था, मैं नहीं कहता हूं ये बीमारी आज शुरू हुई है, लेकिन पिछले 10-12 साल में जिस तरह से इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का कमर्शियलाइजेशन हुआ है, सारी शिक्षा व्यवस्था को पैसे वालों के हाथ में सौंप दिया गया है। सारी शिक्षा व्यवस्था, जिसके बाप के पास जेब में पैसा है, वो अपने बच्चे के लिए जो डिग्री खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। उसमें
बदल दिया गया है। ये आंदोलन सिर्फ उस छोटी लीग के बारे में नहीं है, वो बड़ी लीग के बारे में है जो पूरी व्यवस्था की लीग है। इस शिक्षा व्यवस्था में खुल के अब नियम बन गया है कि नौकरी उसी को मिलेगी जो चड्डी वाला हो। दिमाग से कोई मतलब नहीं, डिग्री से कोई मतलब नहीं, पढ़ाने की क्षमता से कोई मतलब नहीं, विद्यार्थियों और शिक्षा के प्रति ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं, बस चड्डी पहनते हो या नहीं इसी से मतलब है, और कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं ये शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। मैं कहता हूं ना भाई, भगवाकरण नहीं, ये घटियाकरण कर रहे हैं शिक्षा का। थर्ड रेट लोगों को शिक्षा में लाया जा रहा है। ऐसे लोग जो कहीं कॉलेज में पढ़ाने लायक नहीं है, उनको यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी देश की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। सचमुच ईमानदारी से बताता हूं, शिक्षा को मैं भी जानता हूं, खुद यूजीसी में रहा हूं। इन लोगों को किसी कॉलेज में अध्यापक होने की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जिनको देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर आज बना के रखा हुआ। ये इस देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने की नीयत है। और जब शिक्षा व्यवस्था तबाह होती है तो क्या होता है? बड़े बाप का बेटा विदेश में जाके बड़ी डिग्री लेके और आपके सर के ऊपर आके बैठता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, माफी, समर्थन, और मिलके जब बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।